नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शाम के 7 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की, जो आज नोएडा में दौरे पर रहे, जहां पर 300 निवेशकों के साथ उन्होंने बैठक की। यूपी ने निवेश का नया खाका खींचा, उसके बाद मोटो जीपी रेस देखने के लिए चले गए। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या आरोप लगाए हैं। तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि 2024 के लिए आरएसएस अपनी रणनीति बदल रही है। चौथी खबर में आपको दिखाएंगे कि एसपी एमएलए पर नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे और पांचवी खबर में आपको ये बताएंगे कि आगरा में व्यापारी के अपहरण की जो साजिश रची गई है, 5 बदमाश, उन्हें अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और छठी खबर में दिखाएंगे ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो के जरिए यूपी की ऊंची उड़ान। और चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की उन्नाव से आ रही है, जहां भू माफिया पर डीएम ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर 1 अरब से ज्यादा की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। तहसीलदार, सीओ सिटी और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में डुगडुगी बजाकर पहले मुनादी कराई गई और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई है और साथ ही गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क कर खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। भू माफियाओं के खिलाफ इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दरअसल उन्नाव के गंगाहाट कोतवाली के जाजमऊ पुलिस चौकी इलाके के अखलौक नगर के रहने वाले गैंगस्टर भू माफिया के खिलाफ रविवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर कटरी, पीपर, खेड़ा के कई स्थानों पर करीब 1 अरब 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। इस माफिया पर बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने का आरोप है। उन्नाव में प्रशासन का बड़ा एक्शन और ऐसे में गैंगस्टर डॉक्टर नसीम अहमद पर एक्शन लिया गया है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जो अवैध तरीके से जगह पर कब्जा किया गया था, संपत्ति जो अवैध तरीके से जुटाई गई थी, अब उस पर कार्रवाई हुई है। ध्यान दें, अपराधी नसीम अहमद पुत्र हाजी अखलाक अहमद, निवासी केडीए कॉलोनी, जाजमऊ, कानपुर। उन्नाव में डीएम अपूर्वा दुबे ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। डीएम अपूर्वा दुबे ने कार्रवाई करते हुए भूमाफिया नसीम अहमद की 122 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नसीम अहमद की अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। आपको बता दें कि आज डीएम ने के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 11 बैनामों पर 40 बीघा से ज्यादा जो भूमि थी उसे जब्त कर कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस और प्रशासनिक टीम ने की है। आपको बता दें, भूमाफिया पर गलत ढंग से जमीनों को बेचने, जबरन किसानों से बैमनामा कराने समेत गंभीर आरोप है, जिसके खिलाफ भूमाफिया समेत गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। फिलहाल आरोपी उन्नाव जिला जेल में बंद है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। कानपुर में एक पार्षद के पति अंकित शुक्ला पर शराब के नशे में युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करते वक्त पास नहीं मिलने पर पार्षद के पति को इस कदर गुस्सा आ गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की पिटाई कर डाली। लड़के की हालत गंभीर है। पीड़ित अपनी पत्नी के साथ देर रात घर लौट रहा था। घटना रायपुरवा के सिटी क्लब की है। खबर रायबरेली से है, जहां एसपी विधायक राहुल राजपूत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। एसपी विधायक पर एफसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए वसूली का आरोप है। बता दें कि राहुल राजपूत हरचंदपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। राहुल राजपूत के समर्थकों पर भी मुकदमा खीरो थाने में दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में देसी और विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगातार पहुंच रही है। इस ट्रेड शो में यूपी के इनोवेशन की धूम है। इस ट्रेड शो में आने वालों को एक ही छत के नीचे यूपी की हर कला दिखाई दे रही है। यहीं पर दीपावली की खरीदारी के लिए प्राकृतिक रूप से बने हुए प्रोडक्ट्स भी लोगों को काफी लुभा रहे हैं। वहीं प्रदेश की कला संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, जो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद के उद्यमी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कला और इनोवेशन का जो संगम है वो किस तरीके से लोगों को लगातार पसंद आ रहा है, लोगों की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और बात हो रही है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। देखिए आप देख सकते हैं लोग लाइन में लगकर एक एचडी शो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो यूपी के बारे में दर्शाए जा रहे हैं। यूपी के टूरिज्म की अगर बात की जाए तो साफ तौर से ये लाइन बिल्कुल सही दी है कि अगर आप यूपी नहीं घूमे हैं तो सच में इंडिया आपने पूरी तरीके से नहीं देखा है। तो जो मेन जगहें हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और अगर हम चीज़ों की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ फराह खान, न्यूज़ 18, नोएडा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में मोटोजीपी बाइक रेस देखी और इस दौरान सीएम योगी ने फाइनल के विजेताओं को ट्रॉफी भी दी है। इटालियन राइडर मार्को बेजेटी मोटोजीपी फाइनल रेस की विजेता बने हैं। स्पेन के पेड्रो अकोस्टा ने मोटोजीपी 2 रेस की जीत हासिल की है और स्पेन के जाउमे ने मोटोजीपी रेस 3 का खिताब अपने नाम किया है। मोटोजीपी के फाइनल रेस को सीएम योगी ने फ्लैग ऑफ किया था। वहीं मोटोजीपी 3 को क्रिकेटर शिखर धवन ने हरी झंडी दिखाई तो मोटोजीपी 2 रेस को बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम फ्लैग ऑफ किया था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब फाइनल डे पहुंचे यहां पर और उन्होंने खुद ये ट्रॉफी दी है विजेता को। मोटोजीपी बाइक रेस का फाइनल मुकाबला और विजेता देखिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ट्रॉफी दी। तो सीएम योगी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहे और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में सीएम योगी इन्वेस्ट यूपी के तहत हुई बैठक में भी शामिल हुए। सीएम योगी ने 300 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 36 लाख करोड़ का प्रस्ताव है, आप निवेश करें, हम सुरक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में से एक है और इसलिए मैं जितने भी यहां पर इस फील्ड में निवेश करने के उत्सुक जितने भी स्टेक होल्डर्स आए हैं, जितने भी इस फील्ड के ऑर्गेनाइजर हैं, अन्य महानुभाव हैं, मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं का वे लाभ लें। उत्तर प्रदेश अपने आप में आपको न केवल एक बड़ा भारत अपने आप में मोटोजीपी जैसे इवेंट के लिए एक बड़ा मार्केट है, बल्कि यहां पर जो यंग जनरेशन है, दुनिया के अंदर सबसे यंग जनरेशन भारत के अंदर और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी। यह भी आपके लिए एक अवसर होगा अपने निवेश को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर बीएसपी सांसद दानिश अली की शिकायत की है। रवि किशन ने कहा है कि दानिश अली ने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। रवि किशन ने पत्र में लिखा, दानिश अली सीरियल ऑफेंडर है। स्पीकर को लिखे पत्र में रवि किशन ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल दिसंबर में मैं जब जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक पेश कर रहा था तो बीएसपी सांसद दानिश अली ने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। रवि किशन ने कहा कि दानिश अली की लोकसभा में टोका टाकी करने और डिस्टर्ब करने की आदत है। बीजेपी सांसद ने स्पीकर से इस घटना की जांच की मांग की है। खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूं
उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। उन्होंने 2 बार मुझ पर यह अटेम्प्ट किया था। जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था पार्लियामेंट में, दानिश अली हमेशा प्रोवोक करते हैं हर सांसद को, हमेशा कुछ न कुछ उनके वाहियात से बहुत अभद्र भाषा में, जो कि सदन की गरिमा को गिराने वाले शब्द होते हैं, वो प्रोवोक करते हैं बहुत तीखे शब्दों के साथ, बहुत अभद्र भाषा में, बहुत ही गलत भाषा में, बहुत गंदी भाषा में। वो भी चेक करना चाहिए। वहीं दानिश अली से न्यूज 18 ने बातचीत की तो दानिश का कहना है कि उनके ऊपर शब्दों की लिंचिंग की जा रही है और धमकी भी दी जा रही है। हालांकि धमकी की उन्होंने पुलिस से शिकायत नहीं की है। देखिए, जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिस तरीके का आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, शब्दों से तो हमारी लिंचिंग लोकसभा के पटल पर 3 दिन पहले कर दी गई और हमें धमकी भी दी गई कि बाहर भी देखेंगे। उसके बाद भाजपा ऐसे सांसद के साथ खड़ी हो रही है एक दूसरा नैरेटिव सेट करने के लिए कि जिससे कि लोग प्रवोक हों। भाजपा का मखौटा उतर गया, उनके चेहरे से मखौटा। जिस तरीके आप बता रहे हैं गंभीर मैसेज आ रहे हैं, धमकी भरे हैं, क्या पुलिस को सूचना दी आपने? मैंने अभी नहीं दी है, क्योंकि मैं निकला भी नहीं हूं अभी घर से बाहर। मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा पुलिस और इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम होगा कि क्या हो रहा है देश में। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इंडिया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में रहेंगे, ये तो उनका गठबंधन तय करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है। अब ये उनका विषय है, अखिलेश जी टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में रहेंगे, ये तो गठबंधन को उनके तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम लोग अपनी सरकार के काम, अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में है और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भाजपा सब सीटें जीतेगी, इस संकल्प के साथ उतरेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा में पोषण माह के तहत चलाए जा रखे कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक बच्चे का अन्नप्राशन भी कराया। आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण किया, कलेक्ट्रेट परिसर में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया है। अरे ये लो, ये कौन खाएगा? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संघ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करता हुआ नजर आ रहा है। संघ के नए सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले में संघ का एजेंडा मुसलमानों को साथ लाने का है। इसके साथ ही ईसाई और सिख समुदाय के लोगों को भी संघ अपने साथ जोड़ेगा। इसके लिए संघ कार्यकर्ताओं को बाकायदा मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारे में संपर्क करने के लिए भेजेगा। संघ के कार्यकर्ता मस्जिदों के मौलवी और तमाम लोगों से संवाद करेंगे। संघ की ये पूरी रणनीति लखनऊ में बन रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 26 सितंबर तक लखनऊ दौरे पर हैं और वो लगातार अलग अलग प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ बैठक कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की है। वहीं बरेली में ऑल इंडिया जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूं। इससे हिंदू और मुस्लिम के तनावपूर्ण माहौल को शांत करने में बेहतरी आएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वो मुसलमानों से संवाद कायम करें और बातचीत करें, उनसे राब्ता और ज़ाब्ता मजबूत बनाएं। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देश में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है
तो इस तादाद से बैर रख करके या नफरत फैला करके देश को तरक्की पे नहीं लाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत और आरएसएस के दरमियान मुसलमानों के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत की जाए। हरिद्वार में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन के खिलाफ बोलने वालों पर हल्ला बोल दिया है। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जो सनातन को गाली देता है वो भारत का नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सनातन धर्म को गाली देने का नाम सेक्युलरिज्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सनातन धर्म को रोज गाली देना ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाना चाहते हैं? तो अगर कोई नेता सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है, सनातन धर्म को गाली देता है, तो भारत का कैसे हो सकता है? सनातन धर्म के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत भूमि वो भूमि है जहां से विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इनका उद्घोष हुआ। यही सनातन है। जो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है वही सनातन है। तो सनातन का विरोध करके आप भारत की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये गलत है। आगरा पुलिस ने व्यापारी के अपहरण की साजिश बना रखे 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज नाम का बदमाश इस गैंग का सरगना है। पुलिस के मुताबिक सूरज पर लाखों का कर्जा है, जिसको दूर करने के लिए उसने व्यापारी के अपहरण की साजिश बनाई थी और उससे पहले ही पुलिस ने 5 बदमाशों को धर दबोचा। देखिए, कल दिनांक 23/9/2023 को थाना न्यू आगरा पुलिस ने और एसओजी सर्विलांस सिटी जोन ने एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए एक गैंग को पकड़ा है जो एक व्यापारी का अपहरण करने जा रहा था। इस गैंग का मुख्य मास्टरमाइंड सूरज, जो कि इस उक्त व्यापारी जिसकी अपहरण की घटना ये लोग कारित करने वाले थे, इसका पड़ोसी है और एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसके पास ये सूचना थी कि ये व्यापारी जो ठेके का काम करता है, कहीं से इसको पेमेंट रिसीव हुई है और इस धनराशि को इनका अपहरण करके फिरौती के रूप में मांगने की और लूट करने की योजना ये लोग बना रहे थे। बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी में 14वीं फ्लोर से गिरकर 10वीं के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। छात्र की उम्र करीब 15 साल थी। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के वक्त दूसरे कमरे में बच्चे की मां और नानी सो रही थी और नोएडा के सेक्टर 113 क्षेत्र की यह पूरी घटना है। सुपरटेक की केप टाउन सोसाइटी का यह पूरा मामला है, जहां महज 15 साल का यह बच्चा था। 15 साल उम्र इसकी थी और यह पढ़ रहा था 10वीं में। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई, ये सबके मन में यही सवाल है कि आखिर किस वजह से बच्चे ने छलांग लगाई, क्योंकि अभी आशंका यही जताई जा रही है कि उसने आत्महत्या की है। और खबरों में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।